जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए जरा देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो आज हम लोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन करने से आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपनी कॉपी पर इस तरीके से नोट करिए, एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय डालिए, दूसरी तरफ उच्च न्यायालय। यहाँ पर आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। वही आप उच्च न्यायालय को देखेंगे तो उच्च न्यायालय संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि उच्च न्यायालय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 6 में है। इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 214 से लेकर 232 तक। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय जो है ये भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, जबकि आप उच्च न्यायालय को देखेंगे तो ये राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में दोस्तों एक है, जबकि आप उच्च न्यायालय में देखेंगे तो उच्च न्यायालय जो है भारत में 25 है। आप जानते हैं कि 25वां जो हाईकोर्ट है वो आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, तो इसको आप नोट करेंगे। अगला पॉइंट आप देखेंगे, न्यायाधीशों की जो संख्या है वो निर्धारित करी गई है। दोस्तों ये जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है, यानी कि इसमें तय कर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होने चाहिए, कितने नहीं। जबकि दोस्तों उच्च न्यायालय में आप देखेंगे तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, संसद जो है न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा संसद। जबकि उच्च न्यायालय में आप देखेंगे तो उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर अंतर है, एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आप नोट करेंगे। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति यानी कि जो अपॉइंटमेंट होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यही दोस्तों सेम जो है उच्च न्यायालय में भी है। उच्च न्यायालय में भी राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो ये दोस्तों सेम है। एग्जाम में हम लोग गलती कर देते हैं, हम लोग गलती ये करते हैं कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो कि ये गलत है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, कार्यकाल। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो 65 वर्ष की आयु तक है, जबकि उच्च न्यायालय में अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो 62 वर्ष की आयु तक है। ये दोस्तों आयु पर निर्धारित होती है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि कितने वर्ष की आयु तक, या वर्ष में या आयु में, तो ध्यान रखिएगा आयु पर निर्धारित होती है। सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष की आयु तक और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होता है। अगला देखेंगे शपथ। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, जबकि उच्च न्यायालय में अगर आप शपथ देखेंगे तो उच्च न्यायालय में शपथ जो है ये राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंट है। एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप नोट करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, जबकि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की शपथ राज्यपाल के द्वारा।
अगला देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, 9 नंबर का अगर आप पॉइंट देखेंगे तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ आप देखेंगे ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें जो न्यायाधीशों को वेतन, भत्ते एवं पेंशन मिलते हैं, ये दोस्तों भारत की संचित निधि पर भारित होता है। एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन, भत्ते एवं पेंशन कहाँ से दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा भारत की संचित निधि से। जबकि आप इधर देखेंगे उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय में वेतन और भत्ते, वेतन भत्ते जो है ये राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। जबकि दोस्तों पेंशन, पेंशन की अगर आप बात करेंगे तो पेंशन जो है ये भारत की संचित निधि पर है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय में वेतन, भत्ते एवं पेंशन, ये तीनों चीज़ें जो है भारत की संचित निधि से दी जा रही है। जबकि उच्च न्यायालय में वेतन, भत्ते राज्य की संचित निधि से, यानी कि राज्य देगा, और जबकि यहाँ पर पेंशन आप देखेंगे तो पेंशन जो है ये भारत की संचित निधि से दी जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो इस चीज को नोट करेंगे। फिर आप अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारे पास नंबर 10 पर, अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट जारी कर सकता है। दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत केवल, यहाँ पर केवल शब्द को ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में केवल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट जारी कर सकता है। आप जानते हैं कि 5 प्रकार के रिट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित करता है। जबकि दोस्तों उच्च न्यायालय में आप देखेंगे, यानी कि हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार व अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। यानी कि ये मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार में ही रिट जारी करेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला आप देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं 11वें नंबर पे, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो जब रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। जबकि दोस्तों उच्च न्यायालय में आप देखेंगे तो उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है वो किसी भी न्यायालय में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट के जो रिटायरमेंट न्यायाधीश होते हैं वो दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में भी वकालत कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। लेकिन एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, जो न्यायाधीश जिस न्यायालय से रिटायरमेंट हुआ है उसमें वो वकालत नहीं करेगा। यानी कि जिस न्यायालय से वो रिटायरमेंट हुआ है उसको छोड़कर बाकी सभी में वो रिटायरमेंट के बाद वकालत कर सकता है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अगला आप देखेंगे योग्यता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। योग्यता से संबंधित जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की योग्यता देखेंगे तो पहला आप देखेंगे कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा आप देखेंगे तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। अगर इसके पास ये भी नहीं है तो हाई कोर्ट में 10 वर्ष की वकालत किया हो। अगर इसके पास ये भी नहीं है दोस्तों तो आप नोट करेंगे वो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। तो आपने देखा
कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो योग्यता है, पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरा हाईकोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, ये भी नहीं है तो हाईकोर्ट में 10 वर्ष वकालत किया हो, अगर ये भी नहीं है तो वो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अगला आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में योग्यता। उच्च न्यायालय में योग्यता देखेंगे तो पहला तो आप देख सकते हैं भारत का नागरिक हो, दूसरा आप देखेंगे भारत में 10 वर्ष न्यायिक कार्य अनुभव हो, यानी कि उसको भारत में 10 वर्ष का न्यायिक कार्य में एक्सपीरियंस हो। अगर इसके पास ये भी नहीं है तो हाई कोर्ट में 10 वर्ष का वकालत किया हो। ये दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत में 10 वर्ष न्यायिक कार्य का अनुभव हो, अगर ये भी नहीं है तो हाई कोर्ट में 10 वर्ष की वकालत किया हो। तो ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में तुलनात्मक अध्ययन था। उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ जानकारी मिली होगी। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।